हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प एकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक की, जहां पर हम 1 फरवरी से 7 फरवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट करने वाले हैं कवर। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन हिट करेंगे, वीडियो को थ्रू आउट द एंड तक देखेंगे। आई बिलीव जो भी इंपॉर्टेंट करंट बनते हैं वो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करे हैं। इससे बाहर पेपर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि एवरी इंपॉर्टेंट करंट यू आर गोइंग टू सी इन दिस कंप्लीट वीडियो ऑन फेब्रवरी मंथ। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको आर्टिकल 224A दिख रहा होगा। आर्टिकल 224A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी हाल फिलहाल में यूज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। और इस आर्टिकल को यूज करके सुप्रीम कोर्ट के पास अभी पावर है कि वो कोई रिटायर्ड जज जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, उसको एडहॉक जज बनाकर हाई कोर्ट में भेज सकती है। मान के चलते हैं किसी हाई कोर्ट में अगर वैकेंसीज हैं, केस बैकलॉग बहुत ज्यादा हो रहा है, ऐसे में चीफ जस्टिस जो होता है उस हाई कोर्ट का, वो रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर वो अपने उस कोर्ट में किसी रिटायर्ड जज को भेजा जाए। और प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। तो प्रेसिडेंट से उसको कंसेंट करना पड़ेगा। उसके बाद वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि सर मुझे एक रिटायर्ड जज यहाँ पर एडहॉक जज बनाकर भेजिए, क्योंकि हमारे कोर्ट में बैकलॉग केसेस बहुत ज्यादा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ही कैन अपॉइंट रिटायर्ड जजेस फ्रॉम द सेम और अनदर हाई कोर्ट। तो किसी और हाई कोर्ट या उसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को वो अपने कोर्ट में एडहॉक जज जो है वो बना सकता है। और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 224 की ऊपर एप्लीकेशन चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ ठीक है, आर्टिकल 224 को हम अलाउ करते हैं। वो जैसे कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट जरूरी है। एडहॉक जज के पास वही सब पावर होगी, वही सब प्रिविलेजेस होंगी जो एक रेगुलर हाई कोर्ट जज के पास होती है। वो बात अलग है कि जुडिशरी में उनके पास परमानेंट स्टेटस नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिटायर हो चुके हैं। राइट। इसके बाद चलते हैं बेटा पीएम जनमन स्कीम की तरफ। ये स्कीम जो है ये नवंबर 2023 में लॉन्च की गई थी। और स्कीम का बैकग्राउंड समझते हैं। तो इनिशिएटिव जो है, ये इनिशिएटिव दिस इनिशिएटिव ऑफ पीएम जनमन स्कीम इज द पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन। तो ये स्कीम का एम क्या है? इस स्कीम का एम है, पीवीटीजी का मतलब है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है जी। तो अभी एक मेजर स्टेप में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो हमारी इंडिया की ग्रामीण विकास मंत्रालय है ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने फ्रेंड्स यहाँ पे 27 रोड्स को अप्रूव कर दिया है। 27 रोड्स जो ट्राइबल एरियाज में होंगी, ऑफ कोर्स कनेक्टिविटी बेहतर होगी। 27 रोड्स टोटल मिला के 50.13 किलोमीटर के आसपास बैठेगी। और इससे जो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का एरिया है वो मतलब डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ेगा। तो ऑफ कोर्स ये स्कीम उनके लिए बहुत अच्छी मानी जा रही है। इसके बाद चलते हैं बेटा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह जी ने एक बुक रिलीज करी है जिसका नाम रखा है इंडियन रेनेसा द मोदी डेकेड। ये बुक जो है ये रिलीज की गई है श्री अमित शाह के द्वारा, मतलब उन्होंने ही लिखी है ये बुक। न्यू दिल्ली में इस बुक का लॉन्चिंग सेरेमनी आप लोग देख रहे हैं। श्री मनोहर लाल खट्टर जो यूनियन मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, वो श्री कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में बीजेपी के एमपी, ऐश्वर्य पंडित बुक के एडिटर, ये सभी लोग इस इवेंट में थे। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं। चाइनीज चाइना ने डेवलप कर लिया है दुनिया का पहला एक डीप सी रेडार सिस्टम। एक डीप सी रेडार सिस्टम, दुनिया का पहला सिस्टम इन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया है। आपको बता दूं ये सिस्टम डीप सी में काम कर सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सिस्टम ट्रैक कर सकता है किसी हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट को। अगर ये सिस्टम चाइना 1000 मीटर की डेप्थ में भी लगा दे, मतलब डीप सी में अगर आप 1000 मीटर की डेप्थ में भी इस सिस्टम को लगा दे, रेडार सिस्टम को, तो कोई भी फाइटर जेट, कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट जो है ये इसको ट्रैक कर सकता है। तो आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट है ये। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में तो खैर जो चाइना है वो बहुत आगे इससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और पोटेंशियली जो प्रे है, मतलब जो अटैक करने के लिए ऐसी सबमरीन्स जो प्रे मानी जाती हैं, उन सबमरीन्स को इसने प्रीडेटर बना दिया है। मतलब जो अटैक करने आ रही हैं वो अब खुद अटैक से बचेंगी। तो इस सबमरीन सॉरी इस सिस्टम में पूरा एक अकाउस्टिक सेंसर एरे जो है उसको डिप्लॉय किया गया है। इसकी वजह से ये हाई ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट के साथ साथ किसी सबमरीन को भी ट्रैक कर सकता है। इसके बाद फ्रेंड्स नाइजर की बात करते हैं।
नाइजर जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है, ये बन गई है पहली अफ्रीकन कंट्री जिसने ऑनकोसर्सियासिस ऑनकोसर्सियासिस नाम की ये डिजीज जो है ये पूरी तरीके से इरेडिकेट कर दी है। WHO का ऐसा मानना है। ऑनकोसर्सियासिस एक रिवर ब्लाइंडनेस डिजीज है और ये ऐसी पांचवी कंट्री है ग्लोबली, बट अफ्रीका में पहली है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं ये डिजीज होता क्यों है और ये डिजीज किस पैरासाइट की वजह से होता है। तो ये डिजीज ऑनकोसर्सा ऑनकोसेरसा वोल्वुलस ऑनकोसेरसा वोल्वुलस नाम के बैक्टीरिया की वजह से या पैरासाइट की वजह से होता है। और ये ब्लैक फ्लाइज जो होती हैं, ब्लैक इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज के काटने की वजह से ये डिजीज फैलती है। इसको रिवर ब्लाइंडनेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ब्लैक फ्लाइज प्राइमरीली आपको रिवराइन एरियाज में देखने को मिलेगी। तो मैंने बोला नाइजर पांचवा देश है जिसने ऑनकोसर्सियासिस को इरेडिकेट कर दिया है। पहली बार ऑनकोसर्सियासिस को इरेडिकेट कोलंबिया ने किया था, उसके बाद इक्वेडोर, देन मेक्सिको, फिर ग्वांतमाला और अब आ गया है नाइजर। नाइजर की कैपिटल अबूजा है, यहाँ पे नायरा नाम की करेंसी चलती है। बोला अहमद तिनुबू नाइजर के प्रेसिडेंट है। इसके बाद बेटा बात करते हैं राजेश निर्वाण की। राजेश निर्वाण जी को डायरेक्टर जनरल के रूप में चुन लिया गया है फॉर BCAS। BCAS मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। BCAS का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर ऑपरेट करती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है। 1956 के ओलंपिक लॉन्ग जंप में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने, ग्रेग बेल। इनका देहांत हो गया है एट द एज ऑफ 94। ही वॉज द ओल्डेस्ट लिविंग US ट्रैक फील्ड ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इसके बाद दोस्तों 1 फरवरी को इंडिया में इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी बनाया गया। इंडियन कोस्ट गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1977 में बनी थी इंडिया की कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनका मोटो है वयम रक्षामा। वयम रक्षामा मतलब हम प्रोटेक्ट करते हैं, वी प्रोटेक्ट। एक नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करती है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में ही है। उसके बाद आपको पता है 1 फरवरी को बजट आया। बजट के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, अभी तक नहीं देखी है तो जाकर देखिए। और फ्रेंड्स बजट से पहले एक दिन पहले 31 जनवरी को गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे लेकर आती है। इकोनॉमिक सर्वे कुछ नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे एक तरीके से पिछले साल का बजट जो है उसका रिपोर्ट कार्ड है कि जो पैसे हम लोगों ने पिछले साल मांगे थे वो पैसा कहाँ कहाँ पर यूज किया, कौन कौन से टारगेट्स हम लोगों ने अचीव किए। तो ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर प्रिपेयर करता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है। इन्होंने रियल जीडीपी देखो यहाँ पे दो तरह की जीडीपी होती है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जनरली आप लोग बेस ईयर को स्टैग्नेंट मानते हैं, तो यहाँ पर रियल जीडीपी जो होता है इसमें हम लोग इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज करते हैं। तो रियल जीडीपी जो है इस इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 6.4% के आसपास रहेगा और अगले साल तक फाइनेंशियल ईयर 2026 में हो सकता है कि 6.8% के आसपास हम लोगों का जीडीपी चला जाए। इसके बाद GNPA, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो एसेट्स किसी बैंक का टोटल लॉस मान के चलते हैं। किसी बैंक का टोटल लॉस मतलब अगर कोई बैंक आपको लोन देता है और वो लोन आप वापस नहीं करते हो ना, तो उसको एक बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। तो बैंकों के टोटल नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कमर्शियल बैंक्स के वो 12 साल के सबसे लो पर पहुंच गए हैं। मतलब अच्छी बात है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छा है। इंडिया को ओवरऑल एक्सपोर्ट 6% बढ़ा है, सर्विस एक्सपोर्ट 11.6% बढ़ा है इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025, जिसकी वजह से अब सर्विस एक्सपोर्ट में भारत सातवां सबसे बड़ा देश हो गया है। पूरे वर्ल्ड के 100% सर्विस एक्सपोर्ट में 4.3% भारत का शेयर है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में 16% बताया गया। गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो 29% से बढ़ के 48% तक पहुंचा। इंडिया का नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी भी 46.8% पर आके खड़ा हो गया है, जो कि अच्छी बात है। नॉन फॉसिल फ्यूल पर जितना ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे उतना ही हम एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन पाएंगे। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ये भी बढ़े हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो पिछले साल के मुकाबले इस बार 17.9% बढ़ा है और इन टोटल हमारी कंट्री में 55.6 बिलियन अमेरिकन डॉलर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बनकर आया है। इसके बाद फ्रेंड्स रामसार साइट्स में भारत ने 4 नए रामसार साइट्स जोड़े। इसमें एक तो हो गया आपका सकारा कोटाय बर्ड सेंचुरी,
उसके बाद आपके पास आ गया थेर थांगल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों ही तमिलनाडु में है। फिर है कीचियो पारी वेटलैंड विच इज इन सिक्किम, और उदवा लेक विच इज इन झारखंड। पहली बात आपको बता दूं, ये झारखंड का पहला ऐसा एरिया है जिसको रामसार साइट में हम लोगों ने जोड़ा है। और 4 साइट्स, क्योंकि मैंने बोला नई जोड़ दी है रामसार साइट्स में, तो अब इंडिया की तरफ से टोटल रामसार साइट्स हो गई है 89। तो एशिया में सबसे ज्यादा साइट्स रामसार अगर किसी कंट्री में है तो वो इंडिया में है। चाइना को भी हम सरपास कर गए हैं। ग्लोबली वैसे तो हम लोग 3rd नंबर पर खड़े हैं। सबसे ज्यादा रामसार साइट्स आज की डेट में अगर कहीं पर है तो ये बता दो वो यूनाइटेड किंगडम है। 175 साइट्स रामसार साइट्स है उनकी। और दूसरे नंबर पर मैक्सिको 142। फिर हम आते हैं। अब ये रामसार है क्या? ईरान के शहर रामसार में कन्वेंशन साइन हुआ था ये, दुनिया के वेटलैंड्स को बचाने के लिए, जिसको दलदली भूमि कहते हैं ना। वेटलैंड्स को बचाने के लिए कन्वेंशन साइन किया गया था जिसको रामसार कन्वेंशन कहते हैं। रामसार कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रामसार साइट से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। कल को अगर मैं ये भूमि मान के चलो, पानी आज है कल को नहीं होगा, और अगर मैं बिल्डर्स की सोचूं तो बिल्डर क्या करेगा, वो उसमें मिट्टी डालकर फ्लैट बना देगा। तो अगर यही सब सोचने लग गए तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा और ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा, तो ऐसे में ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इंडिया के 89 रामसार साइट्स में से सबसे ज्यादा रामसार साइट्स तमिलनाडु से आती है, 20 रामसार साइट्स। इसके बाद बेटा इंडियन रेलवे ने एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है जिसका नाम है स्वारेल। स्वारेल एक सुपर एप्लीकेशन है। सुपर एप्लीकेशन इसको क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि वन स्टॉप सोल्यूशन है सभी रेलवे रिलेटेड सर्विसेज के लिए। आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, स्वारेल। आपको टिकट बुक करनी है, स्वारेल। आपको पीएनआर स्टेटस चेक करना है, स्वारेल। तो आपको कोई भी रेलवे से संबंधित कोई सर्विस लेनी है तो आपको स्वारेल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, दैट्स इट। तो मल्टीपल एप्लीकेशन का एक एप्लीकेशन बना दिया इन लोगों ने, स्वारेल। एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर तरह तरह की रेलवे सर्विसेज का लुत्फ उठा सकता है। इस एप्लीकेशन को डेवलप किया है CRIS ने, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ने। कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है? तो मैंने बोला टिकट बुक कर सकते हैं, ट्रेन का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं, पार्सल भेजा है तो अपनी फ्लाइट इंक्वायरीज को चेक कर सकते हैं, ट्रेन में फूड ऑर्डर कर सकते हैं, और मैंने जैसे कि बोला आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं प्लस कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं सीट से रिलेटेड या पैसेंजर से रिलेटेड, वो भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अभी हाल फिलहाल में ब्रिक्स कंट्रीज का यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुआ। ब्रिक्स कहां पर? इंडिया। इंडिया करेगा इसको होस्ट। तो ब्रिक्स कंट्री का यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग इंडिया में मार्च में होगा, 3rd से 7th मार्च के बीच में। इस पूरे की पूरे यूथ एंटरप्रेन्योरशिप मतलब यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप की मीटिंग का मोटो या थीम रखा गया है, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। कहा जा रहा है अप्रोक्सीमेटली 45 यूथ ब्रिक्स कंट्रीज के इस पूरी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है विच इज कॉल्ड ट्री आधार। अब ये ट्री आधार क्या है? यहाँ पर एक ऐसा ट्री आधार, आपको बता दूं जम्मू कश्मीर में पेड़ पाए जाते हैं, चिनार के पेड़, चिनार ट्रीज, और इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि नंबर्स घटते जा रहे हैं चिनार पेड़ों के। तो चिनार ट्री, यहाँ पर हर एक ट्री को मतलब वो अपना गिना जाएगा, इस पूरे की पूरे चिनार ट्री के एरिया को जम्मू कश्मीर में गिना जाएगा। और हर एक ट्री को एक बेटर मॉनिटरिंग उसका हो, एक बेटर प्रोटेक्शन उस ट्री का हो, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा, एक मतलब ट्री पेड़ों का भी आधार नंबर होगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर जो है वो चिनार ट्री की जो सर्वाइविंग स्पीशीज है उसको बचा पाएंगे। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग चिनार ट्री जम्मू कश्मीर में 700 साल पुराना बताया जा रहा है, जो कि चाटरग्राम विलेज में है, सॉरी चाटरगम विलेज में है। और आपको बता दूं ये एक सूफी सेंट के द्वारा प्लांट की गई थी। अभी तक जम्मू कश्मीर में लगभग लगभग 28,560 चिनार ट्री के आसपास ऐसे पेड़ हैं जिनको जियो टैगिंग कर दिया गया है, जिनका मतलब जिनको आधार नंबर या ट्री आधार दे दिया गया है। एस्टिमेटेड 32,000 से 33,000 पेड़ है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो चीफ मिनिस्टर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, कैपिटल है श्रीनगर, और जम्मू, श्रीनगर है समर कैपिटल, जम्मू है विंटर कैपिटल। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं, न्यू दिल्ली में 1 से 9 फरवरी के बीच में हुआ वर्ल्ड बुक फेयर। ये भारत मंडपम प्रगति मैदान में होता है, हॉल नंबर 2 से 6 के बीच में आपको बुक्स ही बुक्स देखने को मिलती है। इस इवेंट को इनॉग्रेट किया ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, जो ऑल्सो इस पूरे इवेंट की चीफ गेस्ट रही।
इस पूरे की पूरे इवेंट का थीम था रिपब्लिक एट द रेट 75। इंडिया का नेशन बिल्डिंग, गवर्नेंस, फ्रीडम, इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, इन सब चीजों को यहाँ पर मैं बोलूंगा थीम बनाकर प्रोड्यूस किया गया। इसके बाद इसरो के प्रोपल्शन लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए चीफ आपको देखने को मिल रहे हैं। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के नए चीफ एम मोहन। तो ही इज द न्यू चीफ ऑफ लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो। वाई एम मोहन? एम मोहन ही क्यों? तो बेटा क्योंकि इससे पहले जो थे वो थे वी नारायणन। वी नारायणन थे। अब वी नारायणन तो हो गए हैं इसरो के चेयरमैन, तो ऑफ कोर्स किसी को तो जगह लेनी थी, तो इसलिए मोहन जी को डायरेक्टर बना दिया है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर का। तो वी नारायणन जो है ये ही इज करेंटली सर्विंग एज द चेयरमैन ऑफ इसरो, इसलिए इस पोस्ट पर एम मोहन को बिठाया। इसरो का फाउंडेशन 1958 का है। हेडक्वार्टर्स यहाँ पर गलत लिखा है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर नहीं है इसरो का, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो इज इन बेंगलुरु। चेयरमैन है वी नारायणन। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं, ये एक्सियम मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है हमारे लिए। एक्सियम मिशन पहली बार, आपको बता दूं, राकेश शर्मा के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई इंडियन जो है वो अंतरिक्ष की यात्रा करेगा। नॉट ओनली स्पेस ट्रेवल करेगा बट वो आईएसएस जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये हमारी तरफ से कौन जा रहा है? शुभांशु शुक्ला जी। शुभांशु शुक्ला जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। और ये मिशन जो है एक नासा के एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन के द्वारा इस पूरे मिशन को लीड किया जाएगा। ही इज द मिशन पायलट, सॉरी, ही इज द मिशन डायरेक्टर जो नासा एस्ट्रोनॉट है, पैगी विटसन। जिसमें शुभांशु शुक्ला जो है वो एक मिशन पायलट के रूप में काम करेंगे। आपको बता दूं इंडिया ने इनका नाम रखा था, और ये इंडिया की तरफ से क्योंकि स्पेस ट्रेवल करके आएंगे तो ऑफ कोर्स अच्छे कंटेंडर है, इन्हीं को भेजा जाएगा गगनयान मिशन के लिए भी। तो स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है जिसको लॉन्च किया जाएगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। तो एक्सियम मिशन, इसको एक्सियम मिशन 4 कह रहे हैं, जो कि जॉइंट वेंचर है नासा और इसरो के बीच में। ऐसा नहीं है कि पैगी विटसन और शुभांशु शुक्ला के अलावा इस पूरे मिशन में कोई और नहीं है। इस पूरे मिशन में इंडिया के अलावा पोलैंड और हंगरी के एस्ट्रोनॉट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये पहला ऐसा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो पिछले 40 सालों में कभी नहीं देखा गया। ये एस्ट्रोनॉट तकरीबन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 14 दिन बिताएंगे, 14 डेज, तरह तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ऑफ कोर्स हमारे गगनयान मिशन के लिए काफी यूजफुल होने वाला है। तो राकेश शर्मा पहले इंडियन थे जो ट्रेवल करके आए थे स्पेस को 1984 में रशिया की हेल्प से। और अब कौन सा रॉकेट था वो, कौन सा स्पेसक्राफ्ट था? तो सोयूज T11 मिशन था वो। ठीक है, इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम के अंडर। और अब उसके बाद आप दूसरे इंडियन देख रहे हैं, शुभांशु शुक्ला जी। इसके बाद बेटा आगे बात करते हैं, इंडिया 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 में पार्टिसिपेट करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से एक बढ़िया न्यूज आई है। 88 मेंबर का इंडियन कंटिंजेंट जाएगा 9th एशियन विंटर गेम्स में, जो चाइना में 7 से लेकर 14 फरवरी के बीच में ऑर्गेनाइज हो रही हैं। उसके बाद शॉर्ट ट्रैक, स्पीड स्केटिंग, लॉन्ग ट्रैक, कुछ ऐसी विंटर स्पोर्ट्स हैं जो इसमें कवर किए जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरी तरीके से फिनेंशियल सपोर्ट ऐसे एथलीट्स को देने का ऐलान कर दिया है जो विंटर स्पोर्ट्स खेलने के लिए चाइना में गए हैं। एंड ये एथलीट्स जो है ये फाइनेंशियल हेल्प ले पाएंगे अंडर असिस्टेंस टू नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन स्कीम। इनके लिए अलग से स्कीम चल रही है, एक ANSF, असिस्टेंस टू नेशनल, ऑल ओवर इंडिया। एक कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन जो सिस्टम है, इसको डेवलप इंडिया कर चुका है, ऑलरेडी कर चुका है, बट अब इसको स्टेशन करने की बात है, बस इसको ट्रेन में लगाने की बात है। तो कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंडिया में चलने वाली सभी ट्रेन में लगाया जाएगा। हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने कंफर्म किया है कि इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को आने वाले 6 साल में हम लोग पूरा कर लेंगे। आपको बता दूं कवच सिस्टम है क्या। कवच का मतलब शील्ड है, एक इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। आपको पता होगा ट्रेन ट्रेन आपस में कोलाइड कर जाती है, तो कवच सिस्टम से ट्रेन का कॉलिजन बचाया जा सकता है। ट्रेन कोलाइड करने से बच जाएंगी, जिससे ऑपरेशनल सेफ्टी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, गुजरात के गुनेरी विलेज के, गुजरात के गुनेरी विलेज में 78 हेक्टेयर एरिया पर फैले इस जगह को गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है गुनेरी विलेज 70। तो गुनेरी विलेज का एक एरिया है 78 हेक्टेयर का, जिसको पहला इंडिया का, सॉरी, गुजरात का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया है। ये एक नेचुरल इनलैंड मैनग्रूव एरिया है। जनरली मैनग्रूव
फॉरेस्ट आप लोगों को कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं। पहली बार नेचुरली मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब अंदर की तरफ उग रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह हो जाती है ये बायोडाइवर्सिटी के मतलब व्यू पॉइंट से। तो ये अनाउंसमेंट जो है ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंडर की गई है। गुजरात के बारे में तो आपको पता ही है, भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर है, आचार्य देवव्रत गवर्नर है, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम बन गया है दुनिया का पहला कंट्री जिसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके बच्चों की सेक्सुअलाइज्ड इमेज जनरेट करना एक क्राइम बना दिया है। अगर आप एआई को यूज करके सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस ऑफ बच्चों की सेक्सुअलाइज्ड इमेज जनरेट करते हैं तो नाउ इट इज अ क्राइम इन यूनाइटेड किंगडम, जिसकी वजह से आपको 5 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है इन प्रिजन। तो यहाँ पे ये पीडोफाइल मैनुअल्स के नाम से, मतलब एआई पीडोफाइल मैनुअल्स जो है इसको, तो प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर है, मोनार्क किंग चार्ल्स थर्ड है, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, कैपिटल इज लंदन। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड्स। ग्रैमी अवार्ड्स 2025 के विनर की लिस्ट आपको बता दूं। 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स थे ये, जो सेलिब्रेट किए जाते हैं जनरली म्यूजिक की फील्ड में, और लॉस एंजलिस में ये सेलिब्रेशन हुआ। इसको होस्ट किया ट्रेवोर नोआ ने, ट्रेवोर नोआ। और ये इवेंट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग अचीवमेंट्स, पावरफुल परफॉर्मेंसेस, ये सब चीजें हम लोगों को ग्रैमी सेलिब्रेशन में देखने को मिली। पहली बार ऐसा हुआ है ग्रैमी अवार्ड्स में, चंद्रिका टंडन इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता फॉर त्रिवेणी। त्रिवेणी अ सेलिब्रेशन ऑफ म्यूजिक एंड हेरिटेज। तो इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन है चंद्रिका टंडन, इनको 71 ईयर की हो चुकी हैं। शी हैज वॉन द ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम फॉर हर प्रोजेक्ट त्रिवेणी। तो अच्छा है इंडिया के लिए। इसके बाद बेटा इंडिया की अंडर 19 विमेन्स क्रिकेट टीम ने आईसीसी अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल जीत लिया है। फाइनल मैच जो था आपको बता दूं वो कोलालमपुर मलेशिया में खेला गया था, जहां पर एक बहुत ही डोमिनेंट तरीके से 9 विकेट की विक्ट्री इन्होंने साउथ अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर रिकॉर्ड करी, और अंडर 19 टीम ने जीत लिया वर्ल्ड कप। और ये इस जीत के साथ ये इंडिया की ना केवल एक बहुत बड़ी जीत है, बट ये हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव टाइटल है अगर हम बात करते हैं अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप की। इसके बाद फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा, डोमा राजू गुकेश दुनिया के यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन है, हार चुके हैं ये, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, बिल्कुल इन भाई साहब ने, आर प्रगनंदा जी ने टाटा स्टील मास्टर्स चेस टूर्नामेंट 2025 में डी गुकेश को हरा दिया है। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हरा दिया है 2-1 के ड्रामेटिक टाई ब्रेकर मैच में। तो ये थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट में दोनों को देखा गया बहुत ही इंटेंस बैटल में। इसके बाद आगे बात करते हैं, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट होता है। देन आपको बता दूं इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलने जा रहा है मध्य प्रदेश में। इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, यहाँ पे व्हाइट टाइगर्स को ब्रीड करवाया जाएगा, ऑफ कोर्स उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज किया जाएगा। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इसका फाइनल अप्रूवल दे दिया है। अच्छा कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में गोविंदगढ़ में ये ब्रीडिंग सेंटर बनने जा रहा है। एक बहुत ही लैंडमार्क स्टेप है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, क्योंकि रेवा का एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। बहुत सालों से ये व्हाइट टाइगर्स के लिए जाना जाता है ये डिस्ट्रिक्ट, रेवा डिस्ट्रिक्ट। तो फाइनल अप्रूवल की ऑफ कोर्स वेट कर रहे थे, और वो अप्रूवल सीजीए ने दे दिया है, सीजेडए ने दे दिया है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने दे दिया है। ये जो गोविंदगढ़ का रेवा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड ये ब्रीडिंग सेंटर है, आपको बता दूं ये मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के पास में ही है, मतलब उससे 10 किलोमीटर ही दूर है। और ये इंडिया का एकमात्र व्हाइट टाइगर आपको बता दूं ब्रीडिंग सेंटर है अभी फिलहाल। और इंडिया का वैसे भी एक व्हाइट टाइगर टूरिज्म फैसिलिटी आपको एमपी में ही देखने को मिलेगी। एमपी ऑल ओवर जाना ही टाइगर्स के लिए जाता है, तो रेवा को तो खैर माना जाता है द होम ऑफ मोहन। बिल्कुल, मोहन कौन है अभी, मोहन लास्ट वाइल्ड वाइट टाइगर है जिसको गोविंदगढ़ के जंगलों में डिस्कवर किया गया था 1951 में बाय महाराजा मार्तंड सिंह जूडियो। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं, महाराष्ट्र जो है बेटा वो इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश कर चुका है, और ये आईटी मिनिस्टर आशीष शेलर ने ये जानकारी दी। आपको बता दूं इससे महाराष्ट्र को पोजीशन किया जाएगा एज द हब फॉर एआई एजुकेशन रिसर्च एंड इनोवेशन। तो $10 बिलियन इंडिया इन्वेस्ट करता है
एआई के इनोवेशन में चाइना का इन्वेस्टमेंट तकरीबन तकरीबन $110 बिलियन के आसपास है। और अगर हम यूएस का इन्वेस्टमेंट देखें तो जाइंट $354 के आसपास जो यूएसए है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्ट करता है। तो हम कहीं ना कहीं आज भी बहुत पीछे है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, ऑफ कोर्स ये सेंटर फॉर एक्सेलेंस फॉर एआई रिसर्च स्किल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मेशन के काम में आएगी। इस यूनिवर्सिटी में की स्टेक होल्डर्स रहने वाले हैं आईआईटी मुंबई, आईआईएम मुंबई, गूगल इंडिया, महेंद्र ग्रुप, एलएनटी और कुछ गवर्नमेंट बॉडीज। इसके बाद आपको बता देता हूं महाराष्ट्र के बारे में। चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, सीपी राधाकृष्णन गवर्नर है, मुंबई है कैपिटल। और इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए आजकल जाना जा रहा है ये शहर। इसके बाद आगे बात करते हैं, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट आ चुका है फोर्स में। बिल्कुल आईबीसीए इंडिया के कहने के बाद ही आया है ये भी। जनवरी 2025 से एनफोर्समेंट में आ चुका है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। एक ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक 5 कंट्रीज ने रेटिफाई कर दिया है इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को, जिसमें इंडिया, निकारागुआ, एस्वातिनी, सोमालिया, लाइबेरिया जैसी कंट्रीज हैं। और 27 देश भी जो इंडिया को मिलाकर 27 कंट्रीज ने अपना कंसेंट है वो जाहिर किया है कि वो आईबीसीए को ज्वाइन करना चाहेंगे। आपको बता दूं ये ग्रुप जो है ना, आईबीसीए ग्रुप, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था 2023 में। क्यों? हमारे प्रोजेक्ट टाइगर को 2023 में चलते हुए 50 साल हो गए, क्योंकि 1973 में ही चलाया गया था इसे। तो आईबीसीए क्योंकि इंडिया के कहने पर चला है तो ऑफकोर्स इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में होगा। और इसके हेडक्वार्टर की जगह यूनियन कैबिनेट ने 29 फरवरी 2024 को अलॉट कर दी थी। इस पूरे आईबीसी में बिग कैट्स के 7 स्पीशीज को कंजर्व करने के ऊपर फोकस किया जाएगा। इसमें टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जेगुआर, प्यूमा जैसे कुछ 7 बिग कैट्स होंगे। तो इस आईबीसीए को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेब्लिश किया है बाय यूजिंग एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मार्च 12 2024। इसके बाद नेक्स्ट है इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स। इन्होंने ब्रेक कर दिया है स्पेस वॉकिंग का रिकॉर्ड। आपको बता दूं एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पिछले 1 साल से अटके पड़े हैं इस समय स्पेस में, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल होने ही वाला है। बट अच्छी खबर यह है कि नासा ने अनाउंस कर दिया है कि हम मार्च में इन दोनों को वापस ले आएंगे। ये दोनों, आपको बता दूं, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, ये गए थे स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट पर जो बोइंग का था। बस कुछ टेक्निकल इश्यूज हुए थे, जून में ये लोग गए थे। और क्यों टेक्निकल इश्यूज? जैसे कि हीलियम का लीक होना, थ्रस्टर का मैल फंक्शन करना, जिसकी वजह से दोनों आईएसएस में ही अटक गए थे। गए तो ये इनिशियली कुछ दिनों के लिए थे, बट अब 8 महीने से ज्यादा इनके स्टे को हो गए हैं। सोचिए, जून में गए थे, मार्च में वापस आएंगे, तकरीबन तकरीबन 10 महीने हो जाएंगे इन्हें। तो सुनीता विलियम्स एक इंडियन ओरिजिन की एस्ट्रोनॉट, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है फॉर द लॉन्गेस्ट टोटल स्पेस वॉकिंग टाइम फॉर बाय अ वुमेन। इन टोटल मैडम ने 62 आवर्स 6 मिनट्स जो है वो स्पेस में बिताए हैं, आपको बता दूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। शी सरपास्ट पैगी विटसन का प्रीवियस रिकॉर्ड 60 आवर्स 21 मिनट्स का। आपने कहीं तो ये नाम पढ़ा है मेरे साथ। बिल्कुल, ये पैगी विटसन वही है जो कि एक्सियम 4 मिशन के डायरेक्टर है, मतलब एक तरीके से मिशन लीड कर रहे हैं। इसके बाद ट्रेविस हेड आपको बताइए, इस आदमी को ब्लू कलर देखते ही पता नहीं क्या चंडी सी आती है और ये धोना शुरू कर देता है। बड़े जख्म दिए हैं इस भाई ने हमें। तो 2025 ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए ट्रेविस हेड को मिला उनका पहला एलन बॉर्डर मेडल। तो ये एलन बॉर्डर मेडल है, क्रिकेटर्स को मिलना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स हैं ये। तो इनका रिमार्केबल 1427 रन जो इन्होंने सभी फॉर्मेट्स में इन टोटल अभी तक बनाए हैं, 4 सेंचुरी, बहुत सी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। इसके बाद दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस कर दिया है हज सुविधा एप्लीकेशन। हज सुविधा एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो हज यात्रा पे जाने वाली पिलग्रिमेज या पिलग्रिम्स के एक्सपीरियंस को और ज्यादा एनहांस करेगी। तो अच्छी बात है। आपको बता दूं इस इनिशिएटिव में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कमिटेड है कि वो हज पिलग्रिमेज को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे। तो किसी भी तरीके कोई सपोर्ट चाहिए, कोई कन्वीनियंस चाहिए, कोई एक्सेसिबिलिटी चाहिए, तो वो इंडियन पिलग्रिम्स को यहाँ पर राउंड द टाइम, राउंड द डे, राउंड द ईयर वो यूज कर पाएंगे। हज सुविधा एप्लीकेशन में बहुत सारी फीचर्स हैं जो पिलग्रिम्स को यात्रा से पहले और यात्रा के दौरान उनको सपोर्ट करेंगे।
इसके बाद श्रीलंका ने अपना 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया नेशनल सेरेमनी के साथ ऑन 4 फरवरी। तो ऑफिशियल सेलिब्रेशन जो है वो कोलंबो में होती है, कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में, जहाँ पे मिलिट्री परेड होती है, कुछ कल्चरल परफॉर्मेंसेज होते हैं, और उसके बाद एड्रेस करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका मिस्टर अनुरा कुमारा दिस्यमके। मिस्टर अनुरा कुमारा दिस्यमके प्रेसिडेंट ने सभी श्रीलंकन्स को बोला कि हमें फोकस करने की जरूरत है कि एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव फ्यूचर हम लोग बनाएं। आपको पता ही है ऑलरेडी श्रीलंका में इकोनॉमिक करंट चल रहा है, बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज हैं ये कंट्री फेस कर रही है। श्रीलंका के बारे में बात करते हैं तो कैपिटल इस कंट्री की श्री जयवर्धने पुराकोटे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। कोलंबो यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है। श्रीलंकन रुपी यहाँ की करेंसी है। अनुरा कुमारा दिस्यंके प्रेसिडेंट है। हरिनी अमारा सुरैया यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है। इसके बाद बेटा बात करते हैं बार्ट दे वेवर। बार्ट दे वेवर बन गए हैं बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल, एक कंजर्वेटिव पार्टी के पॉलिटिकल लीडर हैं बार्ट दे वेवर, और बन गए हैं बेल्जियम के नए प्राइम मिनिस्टर ऑन 3 फरवरी। तो किंग फिलिप रॉयल पैलेस फॉर ब्रुसेल्स, वहां पर इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। इससे पहले अलेक्जेंडर डिक्रो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। ऑफ कोर्स बेल्जियम में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही है जैसे कि यूके में है, मतलब एक मोनार्क होता है बट एक्चुअल पावर पीएम के हाथों में होती है। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है, करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है, और नई पीएम मिले हैं आपको बार्ट दे वेवर। इस समय कौन है मोनार्क? तो किंग फिलिप यहाँ के मोनार्क है। इसके बाद बेटा मालदीव्स, इंडिया और मालदीव्स ने 13th एडिशन ऑफ इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी। इक्विवेलेंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और मालदीव्स की आर्मी के बीच में होने वाली एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तकरीबन 13 दिन तक चली, और इस बार ये मालदीव्स में हुई। फिर बात करते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 डोगरी लैंग्वेज के लिए दिया गया लेट चमन अरोड़ा जी को। चमन अरोड़ा जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। चमन अरोड़ा की एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है, एक होर अश्वत्थामा, एक होर अश्वत्थामा। इस बुक के लिए डोगरी भाषा में जो लिखी गई है, और उसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 मिला। आपको बता दूं डोगरी के बहुत सारे वर्ड्स पंजाबी से मिलते जुलते हैं। कभी वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएंगे तो आपको वहां के लोग शायद पंजाबी बोलते हुए नजर आए, बट वो पंजाबी नहीं होती है, वो डोगरी भाषा होती है। तो ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है ये अप्रूव किया श्री माधव कौशिक ने, जो कि साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं बेटा शीगो गैले। शीगो गैले बन गई हैं पहली ब्लैक विमेन, पहली ब्लैक विमेन जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड 2025 का टाइटल जीत लिया है। मैं बात कर रहा हूं शेगो शेगो गैले का। ये सोवेटो बॉर्न अटॉर्नी है जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है बाय बिकमिंग द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन दिस प्रेस्टिजियस मिस वर्ल्ड टाइटल 2025, जिसका ग्रैंड फिनाले लास वेगस में हुआ। 34 साल की मैडम, मतलब मान की चलिए मॉडल है, जो जो 2024 में मिसेस साउथ अफ्रीका क्वीन भी रह चुकी है। इसके बाद फ्रेंड्स 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस के अगेंस्ट इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग 6 फरवरी को, कि जीरो जीरो टॉलरेंस दिखाया जाएगा फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशंस के लिए। उसके बाद इंडियन आर्मी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है ये। इंडियन आर्मी आपको बता दूं वो भी गवर्नमेंट की तरह ही इंडिया पर लगे कॉलोनाइजेशन के दाग धब्बों को हटाना चाह रही है शायद। तो इन्होंने फोर्ट विलियम्स, जो कोलकाता में एक मान के चलिए किले बंदित जगह है, फोर्ट विलियम्स अंग्रेजों ने बनाई थी 1781 में। इस फोर्ट विलियम्स का नाम चेंज करके इसको विजय दुर्ग किया जा रहा है, विजय दुर्ग। तो ऑफ कोर्स हम इसको कॉलोनियल लेगेसी को खत्म करना चाह रहे हैं। विजय दुर्ग जो है वो एक नया नेम है, फोर्ट विलियम्स को मिला है, और ये नाम जो है ये छत्रपति शिवाजी महाराज से इंस्पायर्ड है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं साउथ कोरियन कंपनीज। साउथ कोरिया की सभी कंपनीज ने ऑलमोस्ट चाइनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन डीप सीक को कर दिया है बैन। आपको पता है डीप सीक कंपनी है, एआई कंपनी है, जिसने हाल फिलहाल में R1 मॉडल लॉन्च किया है, और इन पर आरोप लगे हैं कि इन्होंने दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनीज का डेटा चुराया है, खास करके। तो काकाओ काकाओ जो कि रिसेंटली जिन्होंने अनाउंस करी है पार्टनरशिप ओपन एआई के साथ, ये पहली मेजर साउथ कोरियन आईटी कंपनी है जिसने डीप सीक को प्रोहिबिट कर दिया। आपको बता दूं इंडियन गवर्नमेंट ने तो यहां तक भी ये भी बोल दिया है कि भाई कोई भी एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ये एप्लीकेशन अपने फोन्स में ना रखे। क्यों? क्योंकि जब से आरोप लगा है कि ये डेटा चोरी कर रही है।
तो क्या इनका आरोप है कि ये एप्लीकेशन जो है ये यूजर डिवाइस इंफॉर्मेशन के साथ आपका आईपी एड्रेस, आपके कीबोर्ड के इनपुट पैटर्न, ये सारी चीजें ऐसे सर्वर्स पर स्टोर होती है जो जो सर्वर चाइना में ही लगे हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल है, यहाँ पे कोरियन रिपब्लिक वॉन नाम की करेंसी चलती है। प्राइम मिनिस्टर है हैन डक्सू। इसके बाद बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने, 47 प्रेसिडेंट, तो पहला ही निर्णय उन्होंने क्या लिया कि डब्ल्यूएचओ से बाहर कर दिया अमेरिका को। ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना ने भी कर दिया है। अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने वाला अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। इन्होंने बोला है कि बहुत से डीप डिफरेंसेस हैं अर्जेंटीना और डब्ल्यूएचओ के बीच। तो आपको जानना पड़ेगा डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर ये कब बना था। 1948 में बनी ये बॉडी स्विट्जरलैंड की जिनेवा में हेडक्वार्टर रखती है। टेड्रोस अधानाम इसके डायरेक्टर जनरल है। आज की डेट में 194 मेंबर स्टेट्स हैं यहाँ के डब्ल्यूएचओ के। अर्जेंटीना की बात करते हैं तो ब्यूनोस आयर्स यहाँ की कैपिटल है। अर्जेंटीना पीसो करेंसी है। जेवियर मिले प्रेसिडेंट है। तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं बेटा इंडियन आर्मी और आईआईटी गुवाहाटी दोनों कोलैबोरेट करके बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर्स बना रहे हैं। आपको पता होगा बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? एक तो बहुत ज्यादा ऐसे बंकर्स सस्टेनेबल होते हैं, खराब जल्दी नहीं होते, रिड्यूस कर सकते हैं बंकर्स के टोटल वेट को। प्लस हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में मैं उनको अच्छे से डिप्लॉय कर सकता हूं, जैसे अरुणाचल प्रदेश। और जो 2025 ये डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रहने वाला है, जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने अनाउंस किया था, तो ऑफ कोर्स बैम्बू के जो ये बंकर्स बन रहे हैं ये इंडियन आर्मी के डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विजन के साथ काफी ज्यादा अलाइन बैठ रहे हैं। तो बढ़िया है। खास करके ईस्टर्न हिमालयाज में इनको ज्यादा फोकस किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दूं मैकडोनल्ड के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन सेकंड जेप्टो हो गई है। यस, ये इंडियन क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है जेप्टो। दो आपको एंटरप्रेन्योर दिख रहे होंगे जिन्होंने जेप्टो की शुरुआत करी। भाई साहब रिमार्केबल सक्सेस अचीव करी है इस कंपनी ने। सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड ऐप बन गई है जेप्टो ग्लोबली फूड्स और ड्रिंक्स कैटेगरी में, अकॉर्डिंग टू सेंसर स्टार। मैकडोनल्ड हालांकि टॉप पोजीशन पर रहा। थर्ड पोजीशन पर आपको केएफसी, फोर्थ पर डोमिनोज पिज्जा दिखेगा, फिफ्थ पर कहीं जोमैटो है, तो सिक्स्थ पर बर्गर किंग है। आई एम टॉकिंग अबाउट इन द वर्ल्ड। इसके बाद फॉर्मर इंडियन विकेट कीपर और बैटर रिद्धिमान साहा, आपने देखा भी होगा इन्हें आईपीएल खेलते हुए, इन्होंने अनाउंस कर दिया है रिटायरमेंट सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से। 40 साल के हो गए हैं रिद्धिमान साहा। अपने एक्सेप्शनल विकेट कीपिंग स्किल्स और रिजीलियंस के लिए जाने जाते हैं। फाइनल मैच खेल रहे थे बंगाल के लिए अगेंस्ट पंजाब इन रणजी ट्रॉफी इलीट ग्रुप सी एनकाउंटर। इसके बाद इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इन्होंने पहले भी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए संन्यास, सॉरी माफ कीजिएगा, इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट पिछले ही साल ले लिया था। और अब सभी फॉर्मेट्स, बाकी बचे हुए सभी फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट से इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दी है इस साल। और इसी के साथ खत्म हो जाता है ये वीडियो ऑन फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी मंथ। आई होप आपको मजा आया होगा। क्विक रिकैप हो जाता है पूरे मंथ का। और इससे बाहर क्वेश्चन पेपर क्यों नहीं जाता, जैसे कि मैंने बोला ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ कवर कर देता हूं। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए लाइव शिल्प एकेडमी को यूं ही प्यार देते रहिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और वीडियो सही में पसंद आई है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू सो वेरी मच। दिस इज दीपक सिंगल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द।